हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट का आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड कंपनीज लॉज एक्ट 2030 अपने साथ में लेकर बैठे हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पुरानी वीडियो में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था सेक्शन 125, जिसमें हमने पढ़ा था आईपीएफ को कैसे रेगुलेट करा जाता है, कौन एस्टेब्लिश करा जाता है, उसके फंड्स कहाँ हम लोग खर्च करेंगे और कौन से रूल्स के अंदर हम लोग उसको और रेगुलेट करते हैं, जो हमने रूल 8 पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम लोगों को पढ़ेंगे आज सेक्शन 128, सेक्शन 129 एंड सेक्शन 137। इन सेक्शंस को पढ़ने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेसिस है ये सेक्शंस। तो इनसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप अपना एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 एंड अपना एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो पढ़ के आए, क्योंकि इसकी बेसिस पे ही ये सेक्शंस है और वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस है, तो आप जाके वो पढ़िए। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 128 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय द कंपनी। कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कंपनी केप्ट करेगी, विच रिफ्लेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स रिफ्लेक्ट करती है कंपनी की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी केप्ट करेगी अपने पास, जो उसका क्या कहते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, एनुअल रिटर्न में हमें फाइनेंशियल कंडीशंस बताते हैं और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स से रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे। तो अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे होगी, कीप करी जाएगी एक्रूअल बेसिस पे और डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे हम लोग कीप करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन सेक्शन 128। ठीक है। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कैसे कैप्ट करी जाएगी, किसके बेसिस पे, कौन डिसाइड करेगा कैसे कैप्ट करनी है, मतलब कैसे रखनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 7 डेज में अपना डिसीजन बताएंगे कंपनी मेंबर्स को कि कैसे ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैप्ट करी जाएंगी और कहाँ रखी जाएगी। ठीक है, ये 7 डेज में बताएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी कंपनी रिलेटिंग टू द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा। एक बार हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होगा। ठीक है, कंपनी जो है वो क्या क्या प्रिपेयर करता है। देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो प्रिपेयर करता है, बुक्स एंड पेपर्स प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा अंडर चैप्टर 9 हमने देखेंगे। अब इसमें पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डील करते हैं सेक्शन 128 में। अब ये कहाँ से वो करेगा, क्या कहते हैं, वो करेगा क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखेगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा या कोई भी प्लेस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगी तो वहां पर वो रखेगा। फिर उसके बाद ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्टर्स कभी भी इंस्पेक्शन के लिए बुलवा सकते हैं और ये प्रिजर्व करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, 8 ईयर्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स कीप कर जाएगी, फिर उसके बाद इसको डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये इसमें से कोई भी, ऊपर जो मैंने बताया कि इसको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको डिसाइड करेगा, कितने दिनों में डिसाइड करता है, 7 डेज में डिसाइड करता है। ठीक है, 8 साल के प्रिजर्व करेगा। अगर इनमें से कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होता है तो इसको इम्प्रेसमेंट होती है 1 ईयर की और क्या कहते हैं 50,000 to 55 लाख की। ठीक है, ये ज्यादा इतना जरूरी नहीं है पर फिर भी। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब प्रिपेयर करी जाएंगे, ये एवरी फाइनेंशियल ईयर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर जाती है। कब, एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ इनकम को और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है ना, तो उसकी तरह होता है, कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंसेस आ रहा है। ये फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी बताता है कि क्या वो कर रहा है, कंपनी की फाइनेंशियल चीजों में इन्वेस्टेड है। ठीक है, और कोई भी एक्रूअल जो रिसीव्ड और पेड ना हो। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे किस में दे रखा है, 213 में दे रखा है। क्या क्या इंक्लूड होता है ये मैंने आपको ऊपर नीचे बताती हूँ। देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने पहले पढ़ा कि कौन कीप करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है कि 8 साल तक वो कीप करे और क्या कहते हैं उसका 7 डेज में ये कन्वे करता है कि इतना इसको रखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे रखना है। एक्रूअल बेसिस पे होगा और डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होगा। देखो, हमारे पास 3 बेसिस होता है, हमारा कैश बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस होता है, हाइब्रिड बेसिस होता है, जिसमें कैश और एक्रूअल का दोनों का मिक्सचर होता है। डबल एंट्री सिस्टम होता है ऑफ अकाउंटिंग और सिंगल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा 2 से 13 में दे रखे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट जो 213 में दे रखा है उसमें बता रखा है कोई भी सम जो रिसीव्ड या एक्सपेंडेड बाय कंपनी मैटर्स रिलेटेड टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स है। कोई मनी रिसीव्ड हुआ है या फिर एक्सपेंड हुआ है कंपनी में या फिर मैटर से रिलेट हुआ है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर से, तो फिर वो सारे इसमें होते हैं। सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, सेल्स और परचेज जो भी है गुड्स और सर्विसेज की जो कि कंपनी लेती है वो होता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, आइटम्स ऑफ कॉस्ट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। अरे ये क्या हो गया भाई, इसका भी दिमाग खराब होता रहता है।
ठीक है, कोई भी सम रिसीव्ड हुआ है कंपनी के मैटर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर, वो सेल और परचेज हुआ है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के, मैंने बोला ना ये P&L अकाउंट की तरह होता है, कोई भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपने एक्रू किया है ऑन द एक्रूअल बेसिस, जो भी मतलब ईयरली बेसिस, और आइटम कॉस्ट जो हमारा सेक्शन 148 में दे रखा है वो भी इसमें नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 128 इजी सा है। आपको इसमें बस यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कीप करता है, 8 साल तक कीप करेगा, 7 दिन में ये अपना डिसीजन कन्वे करेगा, एक्रूअल बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होगा। तो ये तीन चीज आपको याद रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा बताते हैं कि क्योंकि इसके ही कंप्लायंस में हम लोग वो करते हैं, सेक्शन 137 और 92 के कंप्लायंस में हम करते हैं कि क्या चीज मतलब कि एग्जामिशन जितने भी फाइल करते हैं अगर वो फेल्ड है 92 और 137 में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न में फेल कर में कंट्रोवेंशन या फिर कोई कंट्रोवेंशन ऑफ प्रोविजंस होते हैं तो उनको वो एग्जामिशन मिल जाता है, वो काफी चीजों में नहीं इंक्लूड हो पाते। तो इसीलिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो हमारी स्टोरी है वो सेक्शन 129 से शुरू हो जाती है। तो चलो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं जो सेक्शन 129 है वो ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज पे इन्वॉल्व नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उनको मेंटेन नहीं रखना होता है, जो सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन का काम करती है। बाकी सारी गवर्नमेंट कंपनीज को मैंडेटरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना, बाकी इसमें नहीं है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है मैंने आपको बताया। ऊपर वाला जो है वो हमारा P&L अकाउंट में होता है जिसमें एक्सपेंडिचर और लॉसेस और क्या कहते हैं सेल्स एंड परचेज है, पर नहीं एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, सॉरी ऊपर सिर्फ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं है। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जितने खर्चे हुए हैं या सेल हुआ है या असेट्स हुआ है या लाइबिलिटी हुआ है या कॉस्ट है तो वही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। पर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या फिर इनकम या एक्सपेंडिचर हुआ है यहाँ पर वो आएगा। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी एप्लीकेबल, ये सारी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा दे रखा है 240 में, ये हमारा दे रखा था 213 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब 240 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी, अगर इक्विटी में कोई भी चेंज हो रहा है तो वो भी आएगा। एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स इन्फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड बैलेंस शीट, इसमें मेन बड़ी बड़ी चीज होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये P&L अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी होता है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी, ये भी है। अगर आप अकाउंटिंग का थोड़ा भी पढ़ा हो, बैलेंस शीट तो आपको पता ही है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट की जो 2 डबल एंट्री सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं जो कंपनीज, वो बैलेंस शीट में आ जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया आपका 240 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड नहीं होगा, 1% कंपनी, अभी कैश फ्लो 1% कंपनी को यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल रहा है कि उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ईयरली इन कंप्लायंस विद द शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट में हमारा जो ये है क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फाइल करा जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब माना जाता है हमारा 241 में, कोई भी पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 241 में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर दे रखा है। फाइनेंशियल ईयर कब माना जाएगा, जो भी ईयर होगा वो 31 डे ऑफ मार्च को खत्म होगा। पर अगर कंपनी जो है वो 1 जनवरी के बाद हमारी मतलब क्या कहते हैं फॉर्मेशन हो रहा है तो उनको फाइनेंशियल ईयर कब कंटिन्यू होगा उनका, तो जो नेक्स्ट ईयर है तो उसमें फॉलोइंग ईयर के जो हमारा 31 आएगी तो उसमें माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रहेगी। 30 फाइनेंशियल ईयर हमारा 241 में दे रखा है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240 में दे रखा है, 213 में हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट दे रखा है। बी से बुक्स ऑफ अकाउंट से तो ऑफकोर्स जल्दी होगा, 240 में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर 241 में। चलो प्रोवाइजो देखते हैं। प्रोवाइजो बोला है एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जाएगी, ऑफ विच होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें ये जो प्रोवाइजो में केस बोला है, देखो कुछ कंपनीज होती है जो आउटसाइड इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होता है पर उनकी सब्सिडरी और एसोसिएटेड कंपनी यहीं पर ही होती है। ठीक है, तो वो कंपनी वहां पर एप्लीकेशन फाइल करती है ट्रिब्यूनल के पास कि भाई हमें डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है। तो इसमें क्या होगा, ट्रिब्यूनल जो होगा वो डिसाइड करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगा अगर कि हाँ ठीक है कि उनको दूसरा मतलब दूसरा फाइनेंशियल ईयर जो 241 में दिया है उससे अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं तो फिर वो अलाउ कर देंगे उस पीरियड को। प्रोवाइडेड अंदर कॉर्पोरेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एग्जिस्टिंग कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 2 years पीरियड अलाइन, जब जो कंपनीज होगी, जब 2013 में जब ये हमारा एक्ट कमेंस हुआ था तो उसमें जो उससे पहले जो कंपनी थी तो उनको 2 साल का पीरियड दिया रखा था। कितना दे रखा था, 2 साल का पीरियड दिया था कि आप अपनी जो ये फाइनेंशियल ईयर 241 में है इससे कंप्लायमेंट ले लो, कंप्लायंट कर दो, अलाइन कर दो, वरना आप पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है,
हमारा जो ये शेड्यूल 3, इसमें जब भी आप पढ़ोगे 129 जब भी पढ़ोगे, शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करते हो। अब देखते हैं फाइनेंशियल शेड्यूल 3 में दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक इंडियन कंपनीज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2006 रूल्स, और एक जो बिग कंपनीज पे अप्लाई होता है वो इंडियन कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, ये दो है। ठीक है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है तो हमारा 2006 में वो होता है, और अगर बिग कंपनीज के लिए 2015 में होता है। तो शेड्यूल 3 कहता है हमारे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दो रिक्वायरमेंट है कि ये तो ट्रू होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, और शेड्यूल 3 से कंप्लायंस में होनी चाहिए। शेड्यूल 3 में दो है, 2006 का रूल्स या 2015 का रूल्स, इन दोनों से कंप्लायंस होनी चाहिए। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होती, इरदाई पे एप्लीकेबल नहीं होगी, जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अपना ही बता रखा है कि हम लोग ऐसे ही फाइल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर नहीं होगी। बैंकिंग कंपनी कोई ऑलरेडी बैंकिंग कंपनी कोई अनाउंस करे कि हम ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो वहां पर भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर वो अपना एक्ट निकाल के वो स्पेसिफाई कर रहा है कि हम दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वे में फाइल करेंगे तो होगी। देखो अब अगर मैं आपको मोटा माटी ऊपर से बताऊं, 129 हमारा 1 यही कहता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा 240 में दे रखा है वो फाइल हुआ जाएगा फाइनेंशियल ईयर के थ्रू वाले फाइल हुआ जाएगा 241। बट हाँ, एप्लीकेशन जा सकते हैं अगर उनको दूसरा फाइनेंशियल ईयर फाइल करना है, अगर वो कंपनी आउटसाइड इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रखी है। बाकी शेड्यूल 3 का आप कंप्लायंस करो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो। शेड्यूल 3 में दो रूल्स दे रखे हैं, सेट ऑफ रूल्स दे रखे हैं। पहला है 2006 रूल्स और दूसरा है 2015 रूल। तो 2015 रूल सिर्फ बिग कंपनीज के लिए होता है और 2006 रूल्स हमारी जनरल कंपनीज के लिए होता है। ठीक है, तो शेड्यूल 3 का कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये प्रोवाइजो की कि अगर कोई कंपनी का एक्ट बार कर रहा है उसको कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर करना, तो ये नहीं सो मोटो ये नहीं माना जाएगा कि वो कंपनी जो है उसने ये फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिशन है, अगर इरदाई एक्ट है या फिर कोई और एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट है या फिर कोई और अदर एक्ट है जिसने बोल रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि हम ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे ही फॉलो करेंगे, तो फिर वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता सेक्शन 129(1). चलो सेक्शन 129(2) पढ़ते हैं। एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल ले बिफोर सच मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा ये फाइनेंशियल, जब भी कोई एजीएम होगी कंपनी का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन करेंगे वहां पर एवरी ईयर में। कॉन्सिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये CFS है, ये कॉन्सिडरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये क्या होता है CFS, कॉन्सिडरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा 129(3) में कॉन्सिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है। क्या होता है, जब कंपनी एक से ज्यादा सब्सिडरी अपने अंदर रेगुलेट कर रही होती है तो फिर कंपनी को अपना तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा, पर उन सारी जितनी भी सब्सिडरीज है उन सबका भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लेम बिफोर करेगा। ठीक है, कंपनी जो है वो अटैच करेगा सेपरेट स्टेटमेंट्स कंटेनिंग सेलियंट फीचर्स। अब उनकी सेलियंट फीचर्स भी देगा, कहा देगा फॉर्म ऑफ AOC रूल नंबर 5 में देगा। ठीक है, पर हमें इसमें याद रखना आपको शेड्यूल 3 से शेड्यूल 3 से कंप्लायंस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि अगर वो सब्सिडरी फाइल कर रहा है सब्सिडरी की सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म AOC 1 रूल नंबर 5 में करेगा। ठीक है, मैनर ऑफ विच कंसिडरेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड अकॉर्डिंग टू रूल 6। ऐसा कौन सा मैनर होगा, एक सेकेंड, ऐसा कौन सा मैनर होगा जिसमें हमारा ये रूल 6 मैनर जो है हमारा CFS फाइल होगा रूल 6 के अकॉर्डिंग। ठीक है, द वर्ड सब्सिडरी इंक्लूड एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी। सब्सिडरी ये दोनों चीजें इंक्लूड करता है, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी। मैनर ऑफ कंसिडरेशन अकाउंट शेड्यूल 3 फॉलो होगा, मैंने आपको बताया उसमें दो स्टैंडर्ड दे रखे 2006 एंड 2015 के। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारा फाइल होगा 21, 22 एंड 23, और INDS जो हमारा 2016 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उससे कंप्लायंस में होगा। केस कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल कॉन्सिडरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर नहीं फाइल करने की उसकी रिक्वायरमेंट है तो इफ दे आर नॉट फाइलिंग इट इट डजंट मीन कि नॉन कंप्लायंस हुआ है और कॉन्सिडरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको सफिशिएंट कंप्लायंस करना पड़ेगा उसके प्रोविजंस के, मतलब सारी चीजें करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा सारे प्रोविजंस का जो शेड्यूल 3 में दे रखा है। ठीक है, आप कॉन्सिडरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत फाइल करो, बट हाँ आप उसके अकॉर्डिंग उसके सारे प्रोसीजर का जो शेड्यूल 3 में दे रखा है तो उसका कंप्लायंस करो। ठीक है, अब हमारा बात करते हैं हम लोग सेक्शन वो एग्जाम्शन किस किस पे दे रखा है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करना
को नहीं पढ़ता तो ये एक एग्जॉस्टिव नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है, तो एक बार पढ़ते हैं। होली और ओन सब्सिडरी, पार्शली और ओन सब्सिडरी इंटीमेटेड इन राइटिंग दैट दे डू नॉट द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग द सीएफएस, किसको मतलब सीएफएस का एग्जाम्पशन है ये, ठीक है। सीएफएस का एग्जाम्पशन हमारा 129(3) में दे रखा है। तो वहां पर कोई कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है या फिर होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, तो फिर अगर वो स्पेसिफाई कर देती है कि भाई हमारे में सीएफएस फाइल नहीं करना, तो उसमें आएगा। कंपनी जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके ऊपर सीएफएस की ऑब्लिगेशन नहीं लगती है। या अल्टीमेट इंटरमीडिएरीज ऑफ द कंपनी है, कंपनी जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार से फाइल कर दिया और कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सब डैडी को फोन करके पूछना। जो रूल है, अगर वो फाइनेंशियल ईयर में अगर वो यहाँ पे फॉर्म हुई है 2014 या 2015 में, तो उसके ऊपर सब्सिडी नहीं लगी है, और अगर नहीं लगी है तो फिर वहां पर भी ये फाइल कर मतलब एग्जाम्पशन है सीएफएस का। सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया सीएफएस के एग्जाम्पशन क्या है। 129(3) में हमारा सीएफएस में है। सीएफएस कौन से उसमें होगा, रूल में होगा। फिर उसके बाद रूल 18 हमारी बात करता है। मैंने आपको शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। फिर ये एग्जाम्पशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, शेड्यूल 3 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 241 में दे रखा है, 240 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। सीएफएस का भी हो गया कि कौन कौन पे एग्जाम्पशन है या नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी एप्लीकेबल ऑन कंपनी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। Any company does not comply with disclosed financial statements, deviation reasons to be stated. इसमें ये भी है कि अगर उन्होंने क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब वो फाइल करेंगे, तो कि भाई क्यों आप ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओन एप्लीकेशन क्लास ऑफ कंपनी कैन एग्जेम्प्ट, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी क्लास ऑफ कंपनी में एग्जेम्पशन दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में, विच में ग्रांटेड अनकंडीशनली। कॉन्ट्रीब्यूशन पे 1 ईयर 50,000 to 5 लाख। तो देखो ये वाला मैंने आपको अभी छोड़ दिया। प्रिपरेशन एडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी एप्लीकेबल ऑन कंपनी ऑफ म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे चेंजेस जो मेड हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसे जो चेंजेस है जो हो रहे हैं वो बहुत क्रूशल चेंज हो रहे हैं, तो उसको म्यूटेटिस म्यूटेंडिस कहेंगे, ठीक है। या कोई भी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन डन हो गई है तो उनको म्यूटेटिस म्यूटेंडिस कहेंगे। तो उसमें कोई भी प्रिपरेशन या अडॉप्शन में कोई भी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस हो रहा है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा 1 ईयर का है और 50,000 और 5 लाख का है, ठीक है। 129 यहाँ पर हमारा खत्म होता है। तो आपको समझ आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे फाइल होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 240 में दे रखा है क्या क्या इंक्लूड होगा। फाइनेंशियल ईयर 241 में दे रखा है शेड्यूल 3 की कंप्लायंस होगी, कौन से पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 129 में 3 में सीएफएस क्या होता है, कौन से रूल के अंदर फाइल होता है, क्या क्या इसमें सब्सिडरीज में आती है, हमारे एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर होती है, और कब कब एग्जाम्पशन मिला हुआ है जो हम सीएफएस फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर वो उन्होंने खुद स्पेसिफाई कर रखा है और कि हम लोग सीएफएस फाइल नहीं करेंगे, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो वहां पर भी नहीं, और अगर होल्डिंग कंपनी फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार उसने फाइल कर रखा है कंप्लायंस विद पहले से ही, तो भी नहीं। अगर 2014 और 2015 में कोई भी कंपनी वो हो रही है और जिसके पास सब्सिडरी नहीं थी पर अब है मोर देन वन कंपनी जॉइंट वेंचर, तो उसके ऊपर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कहाँ सीएफएस फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 132 हम बाद में पढ़ेंगे, एनएफआरए की बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक पूरी एक वीडियो लेकर आएंगे हम लोग जिसमें 132 133 पढ़ेंगे। पर अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 134, फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 137। सेक्शन 134 बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129 में फाइल कर रहे हो तो आप उसके साथ आप एक बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच करोगे। अब इसमें बोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट होती क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होती है। तो वो ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है जो एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाती है, ठीक है। अब ये बोर्ड रिपोर्ट जो होती है कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है। कैसे, उसमें कुछ डिटेल्स होती है जो स्पेसिफाई करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको अटैच करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भेजे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो कौन ऑथेंटिकेट करता है, ये चारों लोग करते हैं।
अपना चेयरपर्सन हो गया, सीएफओ हो गया, सीईओ हो गया एंड कंपनी सेक्रेटरी, सारे ऑथेंटिकेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बोर्ड के साथ। ठीक है, वैसे भी आईसीआई जो है वो हमारा ये सारे प्रोविजंस को रेगुलेट करता है। बोर्ड रिपोर्ट कैसे ऑथेंटिकेट होगी, रूल 8 के थ्रू। और ये कौन अप्लाई नहीं होगा, बोर्ड रिपोर्ट वाला प्रोविजन ओपीसी पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एजीएम वाला भी नहीं होता। इट शैल बी क्रिएटेड ऑन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे बोर्ड रिपोर्ट मानी जाएगी। हाईलाइट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडरी एसोसिएट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। इफ एनी कंपनी इंक्लूडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो नीड टू इंक्लूड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। अब ये सब्सिडरी कंपनी का हाईलाइट करता है, ये सारी चीजें हैं कि क्या क्या होगा। सब्सिडरी कंपनी के जो क्या कहते हैं फंक्शंस है, वो परफॉर्मेंस है, वो हाईलाइट करेगा, उनका कंट्रीब्यूशन बताएगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूड नहीं होती बोर्ड ऑफ रिपोर्ट में, देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, फ्रॉड रिपोर्टेड, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, नहीं होगी नहीं, नीड है ये। ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स, कौन है ये, डायरेक्टर्स के थ्रू या कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू, रिकमेंडेशन, मटेरियल चेंज, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, सीएसआर इनिशिएटिव्स कोई भी बोर्ड के थ्रू। और लिस्टेड कंपनी, पब्लिक पेड अप कंपनी 24 है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है। एग्जामिशन टू गवर्नमेंट कंपनी, ये सारी चीजें ये इंक्लूड करेगा अपने बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है 137। 137 हमारा बात करता है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। अब हमने सेक्शन 129 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर दिया, जिसमें कॉपरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो गया। उसके साथ आपकी 134 में हम लोग क्या कहते हैं आपकी बोर्ड रिपोर्ट भी लिया है कि उसके साथ बोर्ड रिपोर्ट भाई अटैच होकर जाएगी। इसमें कंपनी कुछ कुछ करेंगे और ऑथेंटिकेट भी होगा यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 129। अब 137 कहते हैं अब आप फाइल करोगे ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद बोर्ड रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स और एनेक्जर्स के साथ आप ये पास करोगे किसको, रजिस्ट्रार को। अब वो कैसे रजिस्ट्रार को करेंगे और अगर कितने दिनों में करेंगे वो तो ये सब कुछ बताता है इसमें। तो अगर दो केसेस आते हैं, अगर आपको 137(1) और 137(2) अगर आपकी एजीएम कंडक्ट हुई है तो वहां पर कॉपी ऑफ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस जो मैंने आपको 129(3) में बताया, तो वो जो होगी वो अदर डॉक्यूमेंट जो होगी वो देगा रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार या तो अडॉप्ट कर लेगी या फिर अनअडॉप्ट करेगी और एजीएम को एडजर्न कर लेगी। पर अगर आपकी एजीएम नहीं हुई है 137(2) में, तो वो क्या करेगी, आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स पर तब भी आपको देना ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब भी देना है। एजीएम आपकी नहीं हुई है तब भी आपको देना, तो कब देना आपको, कि क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और रीजन की आपकी एजीएम क्यों नहीं कंडक्ट हुई थी विद इन 30 डेज प्लस लास्ट डेट ऑफ एजीएम के साथ आपको ये दे देना है। ठीक है, 137 बात करते हैं फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कैसे होगी ये पूरा बताते हैं, कौन कौन से फॉर्म में होगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको शेड्यूल 3 के कंप्लायंस में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो आपको ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर आपको जो बोर्ड रिपोर्ट में कौन सा वो था हमारा रूल था, हमारा एक रूल भी है ना बोर्ड रिपोर्ट में, रूल 8 है। ठीक है, ऑथेंटिकेट करने का रूल 8 है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट केस इट शुड बी अडॉप्टेड विद द शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार 30 डेज में फाइल करेगा। जब एजीएम कंडक्ट होगी उसके अगले 30 डेज में फाइल कर देनी है आपको रजिस्ट्रार के पास, तो एडिशनल फीस और फीस प्रिस्क्राइब के साथ। तो अब ये किससे उसमें कर दिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइल करेगा, रूल 3 XBRL जो हमारा एक्सटर्नल एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्ट लैंग्वेज रूल्स 2015 है, उसके बेसिस पे फाइल करेगा। फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शेल फाइल इन ई फॉर्म एओसी XBRL। आपको XBRL फॉर्म याद रखना है बस, रूल 3 XBRL फॉर्म के अंदर ये फाइल करेगा। ठीक है, एज पर एनेक्चर 1 ये थोड़ा हाईली टेक फाइल होता है और रजिस्ट्रार जो है इसमें इजीली इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइल करेगी। अब ये कंपनी XBRL के थ्रू फाइल करेगी। कौन कौन सी कंपनी फाइल कर सकती है, कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या फिर कोई भी उसकी सब्सिडी कंपनी होगी, कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, ये बात याद आपको रखनी है, 5 करोड़ और 100 करोड़ वाली बात। फिर उसके बाद ऑल कंपनी जो रिक्वायर्ड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल, जो बड़ी कंपनी है। ठीक है, 500 ये हो गया, 5 करोड़ रुपीज हो गया, फिर 100 करोड़ रुपीज वाली हो गई एक कंपनी जिसका टर्नओवर है, और फिर जो भी क्या कहते हैं कंपनी जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स को कंप्लाई करेगी 2015 में। कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स यूजिंग टेक्सोनॉमी और प्रोवाइडेड इन सेक्शन एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 के अंदर उसको फाइल करना है। कंपनीज फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2000 ये जो है
एनेक्चर 2 के कंपनी जो भी 2006 वाला जो टेक्सोनॉमी आपको फॉलो कर रही होगी, तो वहां पर वो कौन से कंप्लायंस करेगी, कौन से एनेक्चर का एनेक्चर 2 में फाइल करेगी वाली कंपनी, ठीक है। और कंपनी जो 2015 का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो कर रही होगी, मतलब INSD कंपनी, तो वहां पर वो टेक्सोनॉमी जो फाइल करेगी वो एनेक्चर 2A में फाइल करेगी। अब इसमें भी एग्जाम्पशन है कि आप रजिस्ट्रार के पास कौन सी फाइलिंग कर सकते हैं, उसमें जो हमारा एग्जाम्पशन है वो है NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी। वंस कंपनी जो है XBR फॉर्म के थ्रू उसने फाइल कर दिया, अपना रजिस्ट्रार फाइल कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अडॉप्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग के उसमें फाइल कर दिया XBRL फॉर्म में, और इसमें एग्जाम्पशन ये 3 पे दे रखे हैं, NBFC एंड बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज। एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 एनेक्चर 2A के थ्रू आप फाइल करोगे। दो कंपनीज का बता दिया है, और कौन कौन सी कंपनी एनेक्चर से फाइल करेंगी बता दिया, ठीक है। अब आपने फाइल कर दी XBRL फॉर्म के थ्रू। अब या तो रजिस्ट्रार अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। अब अगर रजिस्ट्रार ने अडॉप्ट नहीं किया है 137 में, अडॉप्ट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं किया है तो क्या करेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल। अब उसने नहीं किया, अब बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल होंगे 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM जब रखी गई है, तो 30 डेज में बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल कर जाएंगे। रजिस्टर विल टेक देम प्रोविजनली, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेगा, अडॉप्शन करेगा या एडजर्न कर देगा AGM को कि भाई दोबारा होनी चाहिए। इफ द एडजर्न AGM शैल बी अडॉप्टेड, दे शैल बी रजिस्टर्ड विद द फाइल विद द रजिस्टर 30 डेज। अगर वो एडजर्न AGM के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अडॉप्टेड हो गए, तो अब दोबारा से उसको डॉक्यूमेंट रजिस्टर्स में देने हैं, फाइलिंग करनी है 30 डेज के अंदर, क्योंकि वो न्यू AGM हो गई ना। अब जो न्यू AGM हुई है उसकी 30 डेज में करेंगे ना, ठीक है। अब फाइलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OPC जो है उसको जो है उसके ऊपर ये यहाँ पर 30 डेज में फाइल कर रहे हो आप, 180 डेज में देनी पड़ती है। यहाँ पर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 180 डेज में आपको क्या कहते हैं, ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। अब CFS की बात करते हैं। कंपनी जिसकी सब्सिडरी है जो कॉन्सिलेटेड फाइनेंशियल फंड्स दे रखा है कंपनी, अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल विद द रजिस्ट्रार्स अकाउंट्स ऑफ द सब्सिडरी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 डेज में देगी। जो कंपनी जो जिसकी सब्सिडरी जो कंपनी है जिसकी सब्सिडरी इंडिया में है और आउटसाइड इनकॉर्पोरेशन है। फॉरेन कंपनी विच डज नॉट नीड ऑडिटिंग होल्ड इंडियन कंपनीज फाइल सच अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट। फॉरेन कंपनी जो इसको ऑडिटिंग की नीड नहीं है, तो वो होल्डिंग जो इंडियन कंपनी होगी उसको ऑडिट करके देगी। इस सेक्शन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश along with the translated copy of the FS in English, वो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी देगी इन इंग्लिश में। फॉरेन कंपनी विच डज नॉट नीड ऑडिटिंग शेल प्लेस अ फाइल प्लेस और फाइल करेगी, वो जो ऑडिटिंग नहीं है वो 136 एंड 137 में करेगी अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको XBRL फॉर्म इंपॉर्टेंट है, 30 डेज में फाइल करना इंपॉर्टेंट है। कौन से शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 2A में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है जब अगर क्या कहते हैं हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई नहीं है, तो मैंने आपको बोला जो हमारी एक्सपेक्टेड AGM जिस दिन कंडक्ट होने वाली थी उसके 30 डेज में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है, CFS फाइल करना है, और या फिर रीजन देना कि आपकी AGM कंडक्ट क्यों नहीं हुई थी। पेनल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 एवरी डे जाएगी, क्योंकि हमारा 137 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पेनल्टी याद रखिएगा, और इसका नॉट मोर देन 10 लाख जाएगा। और अगर ऑफिसर की पेनल्टी की बात करें तो इसको 6 मंथ्स का इम्प्रिजन मिलेगा, और मैक्सिमम 1 ईयर था शायद से, इसका मैक्सिमम भी था। एक सेकेंड, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये मैक्सिमम इसका पेनल्टी कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर 100 रुपीज ईच डे CFO मैनेजिंग इन द एब्सेंस। इम्प्रिजमेंट कितना दे रखा है भाई, 6 मंथ्स का तो दे रखा है मिनिमम। आप देख लीजिएगा ये कितना है, मैक्सिमम शायद 1 ईयर था, मिनिमम 6 मंथ्स है, एंड पेनल्टी 1 लाख टू 5 लाख की दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया 128 में बुक्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या होती है, 213 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, बोर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिपोर्ट पढ़ ली। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सेक्शन 129 में हमने पढ़ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी 240 में दे रखी है, फाइनेंशियल ईयर 241 में दे रखी है। फिर हमने शेड्यूल 3 में पढ़ लिया कि कंप्लायंस है, शेड्यूल 2A शेड्यूल 2A1 का देख लिया। बाकी
रूल 3 XBRL देख लिया, ये इंपॉर्टेंट था। 5 करोड़ और 100 करोड़ का कंपनी है टू फाइल XBRL थ्रू 5 करोड़ और 100 करोड़ और रिक्वायर टू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग रूल 2015 एनेक्शन 2A, ये सारा देख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला कंप्लीट होता है। तो आपको याद रखना है 128, 129, 134 एंड 137 जो हम लोग साथ में पढ़ते हैं, सारे साथ में पढ़ते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया हो और पेपर में आपको इसमें से MCQ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग जहाँ पर पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे NFRA 132 का, फिर हम लोग CSR करेंगे, फिर हमारा चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग।